जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और मेरे सभी लाडले एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं बड़े जबरदस्त धांसू वाले अंदाज में आप सभी अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे और एक जबरदस्त तरीके से अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान एक कर रहे होंगे। बताओ मेरे शेरों, कैसे हो? फटाफट से एक बार बताएंगे आप सभी कैसे हैं, कैसे आपकी तबीयत है, कैसे हालचाल हैं और घर परिवार में सब कैसे हैं? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, दर्द, तकलीफ तो नहीं है? देखो, मैं हर दिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ आते ही क्लास में, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा ये सवाल कि कोई समस्या, परेशानी, दर्द, तकलीफ तो नहीं है? ये मेरा सवाल है। बताओ मेरे शेरों। सभी को गुड मॉर्निंग है, राम राम है भाई, राम राम। सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। आप तो जय हिंद का नारा लगाया करो यार। गुड मॉर्निंग होती होगी औरों के लिए, आपके लिए जय हिंद होना चाहिए। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? अबे अभी तक कोर्स शुरू हुआ है। अभी कैसे खत्म हो जाएगा यार? अभी 4 दिन कोर्स को चले हुए हैं यार। ऐसी बात करते हो? पढ़ो भाई, आराम से पढ़ो। वो जुगाड़ थोड़ी है कि एक एक लाइन वाले क्वेश्चनों को रटवा दिया, नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा। जिनकी जाड़ वाड़ जो खराब है, दाढ़ खराब है, कुछ भी खराब है, आप जाइए और अपना डॉक्टर से फिलिंग विलिंग करवा लो। हाँ भैया, देखो, मस्त है, तैयारी सभी की बढ़िया चल रही है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ साथी थोड़े बहुत परेशान होंगे भी। मेरे शेरों, परेशानियां होती हैं कई बार। सामाजिक परेशानियां होती हैं। सामाजिक दबाव होता है कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई बार आदमी का मानसिक दबाव होता है, वो खुद ही सोचने लग जाता है यार सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई बार घर में थोड़ी सी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, 100 बातें हैं। तो मेरे बच्चों, मैं तो ये कहूँगा मेरे शेरों कि ये वो समस्याएं हैं, ये वो तकलीफ है कि जो आपके सिलेक्शन से ही खत्म हो सकती हैं। उससे पहले इनका चाह कर भी आप कोई समाधान नहीं कर सकते। तो जब इनका कोई समाधान ही नहीं है, सिलेक्शन ही सिर्फ इनका समाधान है, तो भाई फिर तो हमें सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, तभी ये समस्याएं खत्म होंगी। और सिलेक्शन तक इन समस्याओं को ऐसे मान लो जैसे ये सिलेबस का हिस्सा है। 4 विषय तो आपके हैं ही हैं, 5वां विषय ये और जोड़ लो कि भाई ये परेशानियां भी मुझे झेलनी पड़ेंगी। सिलेक्शन तक ये समस्याएं तो रहेंगी, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। इनको झेलने की डाल लो आदत, खत्म, कहानी खत्म। ठीक है मेरे शेरों, इतना आपको करना है। चलो भाई आगे चलें, शुरू करें। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं गति चैप्टर। गति में पढ़ रहे हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं विस्थापन, पढ़ चुके हैं दूरी, पढ़ चुके हैं चाल, पढ़ चुके हैं वेग और त्वरण, यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। कल तक हमने ये पढ़ा था। अब एक लास्ट टॉपिक और बचता है एक विमीय गति में, उसको पढ़ने के बाद चलेंगे द्विविमीय गति में। तो देखो जी, एक विमीय गति में हमने अब तक जो पढ़ा है, उसके बाद हमें अब पढ़ना है गति के समीकरण। हेडिंग डालेंगे आप, गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। आओ और जरा देखें कि क्या होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होते हैं गति के समीकरण। देखो देखो, गति के समीकरण गति के जो पैरामीटर्स हैं उनमें हमें संबंध दिखाते हैं, उनमें हमें रिलेशन देते हैं। गति के कौन कौन से पैरामीटर हैं? गति के 5 पैरामीटर हैं। किसी भी गति को समझने के लिए 5 राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? मान के चलो कोई वस्तु किसी प्रारंभिक चाल से चल रही है, तो u क्या है उसकी प्रारंभिक चाल? प्रारंभिक वेग कहिए, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। मान लो किसी ने उस पर एक बल लगा दिया, वो चल रही है जैसे मैं चल रहा हूं। मेरे दोस्त ने कहा अरे धीमे धीमे चल रहा, ले, उसने मुझ पर बल लगा दिया, उसने मुझ पर फोर्स लगा दिया, तो भाई मेरी गति बढ़ जाएगी। और भैया जी, जब मेरी गति बढ़ जाएगी तो गति बढ़कर हो जाएगी v। v क्या है इसकी? अंतिम गति, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तीसरी चीज आप देखिए कि जब मेरी गति मान लो यहां तक थी कुछ इतनी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड, फिर ये बढ़कर हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा कि भाई इतने से इतने तक तुमने कितनी विस्थापन तय किया? मैंने कहा जी एस विस्थापन तय किया। यानी कि तय किए गए विस्थापन को हम लोग किससे दिखाएंगे? एस से। एस क्या है? तय किया गया विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट।
तय किया गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टी है लिया गया समय यानी कि टाइम टेकन, और ए क्या है, ए है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ए है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है भाई, अगर वेग बढ़ा है, वेग बढ़े चाहे घटे एक्सेलरेशन तो आएगा, त्वरण तो आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन, समय और त्वरण। ठीक है जी, ये 5 राशियां हो गई। अब इन 5 राशियों के बीच में संबंध दिया एक वैज्ञानिक हुए बड़े शानदार, जिनका नाम था भैया जी गैलीलियो। देखो, आपको लगता है कि न्यूटन के गति के समीकरण जो है न्यूटन साहब ने दिए थे, अरे नहीं, न्यूटन साहब ने तो भैया गति के नियम दिए थे, ये हैं गति के समीकरण, ये है इक्वेशन। इक्वेशन किसने दी थी, यहां से भी एक सवाल बनता है। तो भैया जी आप याद रखना कि इनकी जो खोज की थी ये किसने की है, ये की है आपकी गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो, ये खोज किसने की है, गैलीलियो साहब ने। ठीक है, और गैलीलियो साहब ने दिए गति के 3 नियम कौन कौन से नियम, सॉरी गति के समीकरण, 3 समीकरण। तो पहला समीकरण है, प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। देखो, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। उसके बाद दूसरा समीकरण है आपका, सेकंड इक्वेशन है आपकी, इनको एज इट इज ऐसे ही याद रखना, ये दूसरा ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको पहला इसको दूसरा कह दोगे। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और उसके बाद मेरे लाडले प्यारे शेरों, तीसरा समीकरण जो आपका है, थर्ड इक्वेशन जो आपकी है, वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका गति का तीसरा समीकरण है। तो गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। तो एक बार मुझे बताएंगे कि हाँ जी मुझे गति के तीनों समीकरण एकदम क्लियर हैं, एकदम ओके हैं, फटाफट से थम्स अप करके बताइए कि मुझे गति के तीनों समीकरण एकदम अच्छे से समझ में आते हैं। फटाफट सभी मेरे शेर एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी मैं याद कर लूंगा। सवाल कैसे बनेगा, एक सीधा सवाल, एक घुमा के बनने वाला सवाल। सीधा सवाल पूछ लेगा इनमें से गति का पहला समीकरण कौन सा है, पूछ लेगा गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, पूछ लेगा गति का तीसरा समीकरण कौन सा है। फटाफट से बताओ। चलो भाई बहुत बढ़िया, मेरे सभी शेरों को जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो इससे घुमा के सवाल क्या बनेगा, मेरे शेर घुमा के सवाल बनेगा, वो क्वेश्चन कहेगा कि बताओ गति का पहला समीकरण संबंध देता है, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण संबंध देता है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स, कि भैया गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में संबंध देता है। ए ऑप्शन है आपका वेग और समय, ए ऑप्शन है आपका वेग व समय, यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए बी ऑप्शन है आपका विस्थापन व समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। उसके बाद सी है आपका वेग नहीं विस्थापन, विस्थापन व समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। बताओ ये किस किस के बीच में संबंध देता है, बोलो। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बताओ मेरे शेरों कि ये किस किस में संबंध देते हैं। एक बार सभी मेरे साथी हम सब करके बताओ कि बताओ कौन सा समीकरण किसके बीच में संबंध देता है। भाई बात तुम्हें कैसे पता भाई,
यार मुझे तो लग रहा था कि ये घुमा के बनने वाले सवाल है, तुम घूम जाओगे। अब तुम तो सारे के सारे बढ़िया उत्तर कर रहे हो भाई, पता कैसे, एक बार ये बता दो मुझे। या तो आप पुराने बैच वाले साथी हो, या आपने मेरी किसी न किसी क्लास में पढ़ा है पक्का। तो सुनो, देखो, आप लिखो गति का पहला समीकरण। भैया मेरे गति का पहला समीकरण क्या है? तो मेरे शेर गति का पहला समीकरण है भैया v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा जी। अब उसमें आप देखो, अब इसमें भैया संबंध कैसे निकालोगे? देखो, जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो तुम पहला और लास्ट का जो राशि है उसका उत्तर कर देना। मतलब ये किस किस के बीच में संबंध देगा? देखो, ये और ये उत्तर हो जाएगा। तो संबंध देगा ये वेग यानी कि वेलोसिटी, है ना, व समय, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो वेग और समय, इसके बीच में ये संबंध देगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे ही मेरे शेरों आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि बताओ गति का दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध देता है? तो देखो, सेकंड इक्वेशन है जो गति का दूसरा समीकरण है, ये है आपका एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। तो गति का दूसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध देता है? विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, अब मेरे शेरों देखो, विस्थापन को वो कई बार क्या बोलता है? स्थिति भी बोल देता है ऐसे सवालों में। तो विस्थापन ना बोल के क्या बोल दे? स्थिति, तो भी आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है? विस्थापन की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पुराने वाले बैच में पढ़ा हुआ है, वाह मेरे शेर। उसके बाद देखो, तीसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध देता है? तो मेरे भाई, तीसरा समीकरण जो है, थर्ड इक्वेशन जो है, वो संबंध देती है आपकी थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये किस किस के बीच में संबंध दे रही है? ये दे रही है वेग यानी कि वेलोसिटी और स्थिति के बीच में। ठीक है, यानी कि पोजीशन के बीच में। ये है आपकी पोजीशन। तो वेलोसिटी और पोजीशन यानी कि वेग और स्थिति के बीच में ये संबंध देती है। बोलो भैया, क्लियर है? कोई बात नहीं है, दो ऑप्शन सेम भी है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। इस बात से क्या है, ऑप्शन तो दोनों गलत हैं, कोई फर्क नहीं है, उस बात से क्या फर्क पड़ेगा, रहने दो, सही उत्तर थोड़ी है ये। तो ये हो जाएगा आपका वेग और स्थिति। बोलो एक बार कि हाँ भैया, इससे बनने वाले सवाल मुझे समझ में आ गए। एक तो इससे ऐसे घुमा के सवाल पूछेगा, एक इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊं। फटाफट बताओ। देखो, कोई भी ये कमेंट की चीज को लेकर परेशान मत हुआ करो कि भैया आपके मेरे कमेंट आप तक आते हैं या नहीं आते हैं। ये असल में एप्लीकेशन में आपको अपना कमेंट शो होता होगा, ये डिस्टर्ब होने से बचने के लिए है। आपको दूसरों के कमेंट देख के करना क्या है, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और ये छोटे छोटे बच्चों की बात होती है, भैया मेरे कमेंट नहीं पढ़े, मेरे कमेंट नहीं पढ़े, मैं तो नाराज हो गया। ये तो ये दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे होते हैं। हम लोग समझदार हैं, हम लोग देश सेवा में जा रहे हैं, हम लोग मातृभूमि की सेवा में जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा समझदार मैच्योर बनना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, अगर मान लो क्लास में 2000 बच्चे लाइव हैं और मैं एक एक सेकंड भी सभी का कमेंट पढ़ूं और मुझे 10 सेकंड उसका जवाब देने में लगे, तो मुझे चाहिएंगी 2000 के लिए 20,000 सेकंड। और 20,000 सेकंड का मतलब मुझे चाहिए 300 मिनट, 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। तो बाबू आप परेशान मत हुआ करो, है ना। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो कमेंट के लिए कोई परेशान मत हो, डाउट है आपका डाउट पूछो। वैसे मेरी क्लास में शायद ऐसा होगा नहीं कि आपको कोई डाउट आए। पहली बार में ही आर्मी जीडी निकल सकता है क्या? अरे भाई, कितने ही शेरों ने पहली बार में आर्मी जीडी निकाला है, वर्दी पहनी है। क्या बात करते हो मेरे शेर, है ना बच्चे। चलो भाई, आई लव यू, बहुत सारा प्यार मेरे शेर, लव यू टू। ठीक है भैया जी, चलो अब सुनो अगला सवाल देखिए। इसमें से और आगे क्या सवाल पूछा जाएगा मेरे लाडले शेर? आगे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि, नोट करो, मेरे साथ नोट करते रहना। अ, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलकर 2 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है।
वेग प्राप्त कर लेती है उसका त्वरण बताओ। उसका त्वरण बताओ। यानी कि ए बॉडी ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन ए वेलोसिटी of 20 meter per second in 2 second. Find its acceleration. इसका त्वरण बताइए। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए, कुछ साथी हैं मेरे जिनको थोड़ा सा समस्या होती है कि भाई न्यूमेरिकल नहीं होते। मैं कहता हूं मेरे शेर इस क्लास के बाद न्यूमेरिकल आपको ऐसे चुटकियों में होंगे। सुनो कैसे। देखो, न्यूमेरिकल में क्या किया करो, जो दे रखा है पहले उसे लिखो। एक वस्तु स्थिर अवस्था से, भाई स्थिर अवस्था से चलने का मतलब उसका प्रारंभिक वेग है 0। स्थिर अवस्था से मतलब वो रुकी हुई है, तो रुकी हुई चलेगी तो वेग 0 हो जाएगा। 2 सेकंड में, समय कितना दिया हुआ है 2 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग है 20 मीटर पर सेकंड। अब ये कौन सा वेग है भाई? जब शुरुआत का वेग 0 है तो ये तो क्लियर है, दूसरा बचा हुआ वेग अंतिम वेग ही होगा। और आपसे पूछा है उसका त्वरण बताओ। ठीक है। एक साथी की दिक्कत क्या है मेरे शेर की, कि भैया मुझे ये ना पता लगे कौन सा सूत्र कहां लगाएंगे। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुम मुझे एक सूत्र, तो मैं लिख रहा हूं, एक सूत्र है जो इन चारों में संबंध देता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो मुझे इसके अलावा कोई सूत्र बता दो ढूंढे से भी। तुम मुझे इसके अलावा कोई एक सूत्र तो बता दो जो कहीं भी हो। इसके अलावा कोई एक सूत्र बता दो जो इन चारों में लग सके, जिसमें ये चारों चीजें आनी चाहिए। तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है, तो हमें पता लग गया, लो भाई यही सूत्र लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 0, a का मान निकालना है और t का मान है 2 सेकंड। तो 20 बराबर, देखो 0 में कुछ जोड़ोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a। 2 से कितने बार कट जाएगा 10 बार, तो a की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। त्वरण की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बोलो भैया क्लियर है? एक बार सभी थम्स अप करो कि हाँ भैया जी मैं इनको कर लूंगा। वैसे तो सभी मेरे शेरों का पहले से ही 10 उत्तर आ चुका है भाई, वाह बहुत बढ़िया। और यूनिट के साथ उत्तर दिया करो, है ना, मात्रक के साथ उत्तर दिया करो मेरे शेर। चलो एक और सवाल करके दिखाओ तो फिर। मान लो एक सवाल आ गया कि स्थिर अवस्था से शुरू करते हुए, स्थिर अवस्था से एक वस्तु 20 मीटर, नहीं, स्थिर अवस्था से एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलने पर, 5 सेकंड तक चलने पर कितना विस्थापन तय करेगी? कितना विस्थापन तय करेगी? बोलो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी एक्सेलरेट्स with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड। कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। बोलो वो कितना विस्थापन तय करेगी, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, बताइए। बताओ भाई सभी एक बार फटाफट हम सब करो।
हाँ भाई बहुत बढ़िया, चलो कुछ कुछ मिले जुले से उत्तर आ रहे हैं, बाकी देखें क्या लगेगा। स्थिर अवस्था से शुरू करते हुए, स्थिर अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, 0। 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से एक्सेलरेशन क्या है भैया जी, 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। समय कितना है आपका, 5 सेकंड। समय है 5 सेकंड तक चलने पर कितना विस्थापन तय करेगी, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा। तो भैया विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा एस बराबर, अब इनमें कौन संबंध देता है, देखो इन सभी पैरामीटर्स में केवल एक ही समीकरण संबंध देता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। केवल और केवल ये एक समीकरण है जो इनके बीच में संबंध देता है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है निकालनी है, यू की वैल्यू 0 है, 0 गुणा टी का मान कितना है 5 प्लस 1/2, ए का मान कितना है भैया, ए का मान है 2, टी का मान कितना है जी, टी का मान है 5, 5 की कर दो पावर 2, ठीक है। अच्छा आगे सरल करो भैया, 0 गुणा 5 तो 0 बन जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, और 5 का स्क्वायर बहुत सारे साथी 10 करते हैं, नहीं करना। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 की 5 में 2 बार गुणा, तो 5 पंजे 25, 25 में 0 जोड़ोगे उत्तर आ जाएगा 25। तो भैया वस्तु कितनी चलेगी, 25 मीटर वस्तु विस्थापन तय करेगी। बताओ सवाल क्लियर, एक बार फटाफट थम्स अप करो। हाँ जी भैया मुझे बात समझ में आ गई। चलो सर आप बहुत इजी कर देते हैं क्वेश्चन को। तो अगर आप देखो स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना, आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप समझो बस, जो न्यूमेरिकल आपको ऐसे परेशान करते हैं वो भी आपके आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है भैया, एक सवाल और करोगे, फटाफट से बताओ भाई, एक सवाल और करना चाहोगे। चलो एक बार और बता दूं, अच्छा मैं एक बार और बता देता हूं। देखो यहां तक तो मुझे नहीं लगता भाई कोई दिक्कत है। पहले सवाल में जो दिया है उसे पढ़ो। सवाल में दिया है स्थिर अवस्था से, तो स्थिर अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0। अब ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये भाई त्वरण है वो समय है, ये तो समझ में आ रहा है साफ साफ। विस्थापन पूछा है, यू ए टी एस, इनमें कौन सा समीकरण संबंध देता है। भाई अगर आप सोचो भैया पहला समीकरण, तो v बराबर यू प्लस ए टी। भाई पहले समीकरण में हमें चाहिए अंतिम वेग, अंतिम वेग तो दिया नहीं है तो ये नहीं लगा सकते। तुम कहो जी तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v दिया हुआ है, ये भी नहीं लगा सकते हम। मेरे पास कौन सा समीकरण बचा भैया, यही तो बचा जो इन सभी के बीच में संबंध दे रहा है। बस इसके उत्तर लगाते चले जाओ। u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 5 प्लस 1/2, a का मान कितना है, a का मान है 2 और t का मान कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है भैया, चलो अब देखो s बराबर 0 में 5 की गुणा करो उत्तर आ जाएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा, और 5 की पावर 2 कितना उत्तर हो जाएगा 25, 25 में 0 जोड़ोगे उत्तर हो जाएगा आपका 25 मीटर। ठीक है, अब बताओ एक बार पुष्पेंद्र मेरे शेर, अब बताओ एक बार सबको समझ में आया। देखो स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है, तो स्थिर अवस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग 0, ये बात आप याद रखना। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, भाई साफ साफ तो लिखा हुआ है, ये त्वरण का मान है, ये हो गया त्वरण का मान, और ये हो गया समय का मान, सेकंड में तो समय ही होता है ना। और फिर आपसे पूछ रहा है बस विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, हो गया खत्म। क्या गजब पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्यार मेरे शेर। कोई एक एक भी बच्चा रह गया हो, एक भी मेरा शेर रह गया हो जो कह रहा हो भैया मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ मैं फिर से समझाऊंगा मेरे शेर। भैया आप किस में जॉब करते हैं, विकास मेरे शेर, मैं दिल्ली जल बोर्ड में सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। 5 कहाँ गया भैया, देखो मेरे बच्चे 0 में जब 5 की गुणा होगी ना, अच्छा मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो होता यह है कि यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये पूरा एक पद है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक पद है, ये एक पद है, और ये पूरा एक पद है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, तो जब आप 0 में 5 की गुणा करोगे तो ये 0 बन जाएगा, फिर अगली पद यहाँ से शुरू होगा, 2 से 2 कट गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 में 0 जोड़ी तो उत्तर आ गया 25 मीटर। अब बताओ कोई एक सिंगल भी रह गया हो, कोई एक भी मेरा शेर ऐसा हो जिसको ये समझ में नहीं आ रहे हो। नाइन्थ में समझ नहीं आया था, आज आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी कर दिया सर आपने, बहुत सारा आभार गुड़िया।
भैया जी समझ में आ गया एक ही बार में, वेरी गुड। आया सर समझ नागेश, वेरी गुड। अरुण बताओ क्या बात है बाबू, अब बताओ फटाफट से। वेस्ट बंगाल से हूँ सर मैं, एनए ज्वाइन करूंगा, वाह मेरे शेर गजब, गुड। ठीक है चलो आगे देखो। अब अगला सवाल देखो, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इसको करने की कोशिश करिए। ये सवाल है कि मान लो एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड से शुरू करते हुए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, 100 मीटर के बाद 100 मीटर के बाद उसका वेग होगा। बताओ, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड एंड accelerates from 4 meter per second square, accelerates from 4 meter per second square. Find the velocity, find the velocity after 100 मीटर। बोलो अब देखो, पहले निकाल लो सवाल में क्या क्या दिया है। देखो एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड से शुरू करते हुए, बीस मीटर पर सेकंड से शुरू करते हुए मेरे शेर 20 मीटर पर सेकंड से शुरू कर रही है, मतलब इसका अब की बार प्रारंभिक वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, ये त्वरण दे दिया, ये एक्सेलरेशन दे दिया। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर के बाद भाई विस्थापन दे दिया। दूरी किस में मापी जाएगी, मीटर में क्या मापा जाएगा, विस्थापन। 100 मीटर के बाद उसका वेग कितना होगा, v का मान कितना होगा। पहले सभी मेरे शेर ये बताओ कि हाँ जी भैया मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये सब इस सवाल में ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। एक बार पहले इस बात के लिए अंगूठा बताओ, सभी को ये बात समझ में आ गई कौन सी चीज क्या है। वो साफ कह रहा है कि भाई 20 मीटर पर सेकंड से शुरू कर रही है, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड, त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और भैया जी कितनी दूरी तय कर रही है, वो 100 मीटर की दूरी को तय कर रही है। तो उसके बाद उसका वेग कितना होगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। गुरु जी अब तक आपने जो कुछ पढ़ाया उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं। शमीन मैं कहता हूँ कोई सवाल ऐसा होगा ही नहीं कि जो बनेगा नहीं, आप एक बार ध्यान से तो पढ़ो मेरे शेर, बहुत बढ़िया। बाकी आपका शुक्रिया बताने के लिए, बहुत सारा प्यार। ठीक है, अब देखो इनमें आप सोचो कौन सा समीकरण लगेगा। देखो अगर आप पहला समीकरण लगाओगे तो उसमें टी आ रहा है, टी हमारे पास है नहीं। दूसरा समीकरण लगाओगे उसमें टी आ रहा है। मेरे पास कौन सा समीकरण बचा, मेरे पास तीसरा समीकरण बचा कि भैया v बराबर वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा एस, यही तो बचेगा। v का मान कितना है मेरे शेर, निकालना है। ठीक है, u का मान कितना है, 20 का स्क्वायर, 20 की पावर 2, 2 का मान कितना है, 2 तो 2 ही रहेगा। a का मान कितना है 4, s का मान कितना है 100। तो 20 का स्क्वायर, 40 मत करना। देखो 20 के स्क्वायर का मतलब है कि 20 की 20 में 2 बार गुणा, और 20 की 20 में 2 बार गुणा होगी 400। कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 जीरो यहाँ लिख दो एज इट इज। तो ये हो गया मेरे शेरों 400 प्लस यहाँ से यहाँ तक एक पद होता है, यहाँ से यहाँ तक एक पद, 4 दूनी 8, 8 में 100 जोड़ोगे 800। तो 800 और 400 कितने आ जाएंगे, 1200। अभी उत्तर 1200 नहीं आएगा, सुनो उत्तर क्या आएगा कि देखो v का स्क्वायर बराबर 1200, v का स्क्वायर बराबर 1200। अब मैथ में अगर आपने घनमूल और वर्गमूल पढ़े होंगे तो आपको पता है कि वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं। जब भी ऐसे दिखे तो यहाँ से पावर 2 हटा देना और इसको ले लेना अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको ले लो आप अंडर रूट के अंदर और ये हो जाएगा अंडर रूट 1200 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1200 मीटर प्रति सेकंड। बताओ क्लियर है, बस।
अब ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। बाकी हमारा उत्तर √1200 है। अगर √12 को भी आप आगे सॉल्व करेंगे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सचिन बहुत सारा प्यार मेरे शेर। कोई बात नहीं अश्वनी, मैं उनको बोल दूंगा। हाँ जी भैया बताइए, क्लियर? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी लिख सकते हो वैभव, इसको आगे सरल करना चाहो कर सकते हो, पर वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई क्या आया है। आपका पढ़ाया हुआ सही समझ में आ रहा है। विजय बहुत सारा प्यार भाई। सौरभ बहुत सारा प्यार मेरे शेर। 400 और 800 कैसे आए हैं? 400 800, देखो आप 20 की पावर 2 करोगे तो 400 आ जाएगा, है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व करोगे और यहाँ से यहाँ तक अलग सरल करोगे, तो 20 की पावर 2 करोगे 400 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में 100 की गुणा करोगे तो यह 800 आ जाएगा। और 800 और 400 को जोड़ के कितना आ जाएगा? 1200। ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे जहां तक अगला प्लस या माइनस का निशान नहीं आएगा उसको एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब यहां से शुरू करो और अगला प्लस का निशान आ गया उसको अलग सरल करेंगे। ये समीकरणों को सरल करने का तरीका होता है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मेरे शेर ये हो गया आपका गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहां तक हमारा एक विमीय गति खत्म हो जाती है, 1D मोशन खत्म हो जाता है। और मोशन चैप्टर में ही अब हम लोग अगले अपने मुद्दे पर चलेंगे जिसका नाम है 2D मोशन, यानी कि द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, और द्विविमीय गति का मतलब क्या है कि ऐसी गति जो दो दिशाओं में है। अब देखो दो दिशाओं में कई सारी गतियां होती हैं भाई। जैसे एक विमीय गति तो क्या थी? एक विमीय गति तो एक ही है जो सीधी सीधी चल रही है, लेकिन द्विविमीय गति कई सारी होती हैं। अब द्विविमीय गति में पहली गति पढ़ो, सबसे पहली गति। द्विविमीय गति में सबसे पहली गति पढ़ो, इसमें भी नंबर 1 डाल लो या ए डाल लो। इसमें पहली गति है आपकी जिसको हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। अब सुनो, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो आपका द्विविमीय गति में आता है। अब पहले तो ये देखो कि ये गति है कौन सी। एक सेकंड रुको, अच्छा ठीक है, ये गति है कौन सी? आप सभी ने देखा होगा घड़ी का घंटा, सभी ने देखा है। या घड़ी का घंटा छोड़ो, तुम क्या करो, अपने घर की छत से एक धागा बांधो, एक रस्सी बांधो, और रस्सी में बांधो थोड़ा सा पत्थर, है ना। रस्सी में बांधो एक पत्थर, उसको लटका दो। अब मुझे तुम एक बात बताओ कि जब तुम मान लो अपनी इस छत से, ये हमारे घर की एक छत है और इसमें हमने बांध दिया एक धागा, ये हमने एक धागा बांध दिया, और इस धागे से मैंने जोड़ दिया एक पत्थर, ये मैंने एक पत्थर जोड़ दिया, ठीक है जी। अब मुझे तुम एक बात बताओ मेरे भैया कि जब तुम इस पत्थर को यहां से पकड़ के ऐसे छोड़ोगे तो ये पत्थर क्या करेगा? जंग 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 जंग, और बाद में यहाँ आके रुक जाएगा। कुल मिलाकर ये पत्थर क्या कर रहा है? देखो ये पत्थर हमेशा यहां रहना चाहता है ना। आप इसे ऐसे खिसका के भी छोड़ोगे तो ये यहीं आने की कोशिश करेगा और अंत में अपनी अवस्था को प्राप्त करके ही रुकेगा, अपनी अवस्था को प्राप्त करके ही मानेगा। तो वो स्थिति जहां पर ये हमेशा रहना चाहता है पत्थर, इसको बोलते हैं हम साम्य स्थिति। याद रखना, मैं इस स्थिति का नाम क्या बोलूंगा? साम्य स्थिति, यानी कि इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? ये वो स्थिति है जहां पर ये पत्थर हमेशा बना रहना चाहता है, ठीक है, मीन पोजीशन।
अब हमने जब मीन पोजीशन से इसको यहां खिसका कर छोड़ा, मान लो मैं इसको ले आया यहां, मीन पोजीशन से मैं इसको मान लो यहां ले आया, ठीक है, इस गोले को मैं यहां ले आया ऐसे करके, ये ठीक है। अब देखो मैंने यहां से यहां तक जब इसे खिसकाया ऐसे करके, तो एक साथी ने मुझसे पूछा पहले तो भैया न्यो बताओ, अब ये ऐसे ही तो गति करेगा, ऐसे 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 भाई इधर इधर जाता रहेगा। इसको कॉपी मारते हैं, यहाँ लाते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं। एक बार ये इधर की साइड जाएगा और एक बार ये इधर की साइड जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? हाँ जी भैया मुझे आपकी बात क्लियर है। ये लो इसको ऐसे घुमा दिया, या इसको रुक जाओ मैं बना ही देता हूँ, है ना। एक बार ये ऐसे जाएगा और एक बार भैया ऐसे जाएगा, है ना। एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया यूँ बताओ कि इसकी गति द्विविमीय कैसे है। मैंने कहा यूँ बताओ, पहले तो बताओ सीधा सीधा चल रहा है क्या। वो कहेगा नहीं भैया सीधा तो नहीं चल रहा, सीधा नहीं चल रहा तो एक विमीय नहीं है, अगर सीधा चलेगा तभी तो एक विमीय है। अभी द्विविमीय कैसे है? द्विविमीय देखो ऐसे है, आप इसको ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दिशाओं में चला है, तो एक भाई ने कही भैया एक दिशा में चला ऐसा। मैंने कहा तुम्हें फिर ये नहीं पता फिजिक्स में दिशा कैसे होती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि दिशा फिजिक्स में कैसे होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे होती है, तीन दिशा होती हैं। यानी कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो फिजिक्स के हिसाब से हम पहले यहाँ से यहाँ तक गए हैं और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं। यानी कि हम इधर गए हैं एक दिशा में और दोबारा इधर की तरफ हम ऊपर की दिशा में गए हैं। तो आगे की तरफ एक दिशा में गए हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ दूसरी दिशा में गए हैं हम, इसलिए ये दो दिशाओं में गति है, द्विविमीय मोशन है। बोलो क्लियर है कि ये मोशन कैसा है भैया? द्विविमीय। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, या फिर एक साथी कहेगा कि भैया पहले ऐसे चलो और फिर ऐसे चलो, तब भी तो दो दिशाओं में चलना पड़ेगा, ऐसे और ऐसे, इसलिए इनको हम द्विविमीय गति कहते हैं। तो सरलावर्त गति कैसी होती है? द्विविमीय गति होती है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि यदि वस्तु को साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ा जाए तो वो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करती है, ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो आप कहेंगे कि जब एक वस्तु को साम्य स्थिति से विस्थापित किया जाए और वह इधर उधर गति करे, किसके इधर उधर? साम्य स्थिति के। और वह इधर उधर गति करे तब ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तब ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी कि व्हेन ए बॉडी एग्जीक्यूट्स टू एंड फ्रो मोशन, एग्जीक्यूट्स टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, अब आप इंग्लिश वाले हैं तो इतना आना चाहिए, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर। व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। जब एक वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर या उधर गति करती है तो इसी को हम सरलावर्त गति कहते हैं। दोलन गति, इसको दोलन गति भी कह सकते हैं, इसी को आप सरलावर्त गति कहिए या दोलन गति या दोलन गति, या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ संजू बहुत शानदार, ये होता है मजा। देखो संजू बता रहा है जी इसका एग्जाम्पल झूला भी हो सकता है ना जी। अब इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कल कि इसमें और क्या क्या होता है। इसमें कई सारी चीजें हमें पढ़नी है, आवर्तकाल पढ़ना है, आवृत्ति पढ़नी है। यहां तक बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे शेर। अभी हम आवर्तकाल पढ़ेंगे, आवृत्ति पढ़ेंगे, बताओ।
ठीक है भैया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के आना, इसको बढ़िया से रिवाइज करके आना, और फिर हम कल पढ़ेंगे जैसे आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गया, नाम तो तुमने सुने होंगे, कितनी कितनी जरूरी टर्म है। उसके बाद सरल आवर्त गति के उदाहरण पढ़ लेंगे। उदाहरण तो अभी लिख लो, है ना। आप मुझे बताओ कौन सी सरल आवर्त गति के उदाहरण होते हैं। भाई 2 उदाहरण तो हमने यहीं पढ़ लिए। पहला हो गया कि घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम समझ गए ना। अब तो कम हो गई है वो घड़ी जिनमें पहले घंटा सा लटका होता था, डुंग 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 ऐसे करके करता रहता था। घड़ी का पेंडुलम यानी कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक, घड़ी का पेंडुलम हो गया। दूसरा आता है आपका इसमें उदाहरण, घड़ी के पेंडुलम के अलावा दूसरा उदाहरण हो जाएगा आपका झूले की गति, मोशन ऑफ स्विंग। झूले की गति यानी कि मोशन ऑफ ए स्विंग, मोशन ऑफ ए स्विंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। भाई धागे से बांधकर छत पर लटकाएगा एक पत्थर की गति, कैसे भी कर दो। नाव जब ऐसे ऐसे करती है, दंग 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 दंग, है ना। चलो मेरे शेर, तो बाकी कितने एग्जाम्पल लिख लो, समझ में आना चाहिए। भाई अगर आज के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए हो ना, जिनको न्यूमेरिकल मुश्किल लगते थे, फिर हम मानेंगे कि हाँ आज की ये क्लास सफल है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो मेरे शेर तुम्हें एक बार में ही समझ में आ जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो 2 बार में समझ में आ जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो 3 बार में समझ में आ जाएं। आप मुझसे जितना पूछोगे मैं तुम्हें उतना बताने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मन में ये मत मान लेना कि मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरी क्लास में हो तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में सब आना चाहिए। जब आप इस क्लास से जाएं तो आपके चेहरे पर मुस्कान, मन में खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमने इस क्लास में आज उनको समझ लिया जो हमें कभी समझ में नहीं आई। आप चाहे मुझसे 20 बार पूछो, हो सकता है कि आपको अभी भी ना समझ में आया हो। हालांकि बच्चे बचे नहीं, ऐसे एक आधा कोई बचा हो मेरा साथी, आप एक आध ही बचे हैं, सभी को समझ में आ चुका है। तो मेरे शेर आप क्या करो, एक बार दोबारा से पूरी क्लास देखना। अगर तुम्हें फिर भी समझ में ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना या मुझसे अगले दिन क्लास में पूछ लेना। मैं फिर से तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा ऐसे प्रश्नों का जवाब लेकर। लेकिन जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो बच्चे, मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।